हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज हम आपके सामने क्लास 11th की फिजिक्स यूनिट मेजरमेंट में एरर इन मेजरमेंट लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब बच्चे क्लास 10 से 11th में जाते हैं तो उनके माइंड में एक टेंशन होता है। टेंशन इस बात को लेकर के होता है, ये बिल्कुल नया टॉपिक होता है एरर इन मेजरमेंट। तो बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर एरर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। कुछ तो बच्चे यहाँ तक सोचते हैं कि एरर मीन्स गलती होता है, तो अगर ये एरर गलत है तो फिर गलत चीज़ों को हम क्यों पढ़ें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको समझिए कि आखिर एरर इन मेजरमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग एरर मेजरमेंट फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो सिंपली इस बात को समझिए, जैसा कि हमारा चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट, तो इधर उधर की बात ना करके टू द पॉइंट इस बात को समझिए कि फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटियां होती हैं जिसका यूनिट होता है, एक बार और, फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटियां होती हैं जिसका यूनिट होता है वे सभी इम्प्योर फिजिकल क्वांटिटी हैं। इम्प्योर फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, एज लाइक रिलेटिव डेंसिटी, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब ऐसी फिजिकल क्वांटिटियां हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती है वो प्योर फिजिकल क्वांटिटी होती है। जिस फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं है वो प्योर होती है। अब आप सोचते होंगे कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है वो आखिर इम्प्योर कैसे है। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो वो अगर सपोज कोई सब्जी खरीदते हैं, 1 kg की सब्जी खरीदे, 1 kg आप कोई भी सब्जी लिए, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि जो सब्जी वाले ने जो किलो वाट जो रखा है, वाट किलो, उसका जो 1 kg है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका जो केजी है वो पूरा सही है। अच्छा ठीक, एक दूसरा एग्जांपल, कपड़ा खरीदने के लिए हम कपड़े की दुकान पर गए और उसने मीटर स्केल यूज किया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी हमको कपड़ा खरीदना है, तो उसने तो मीटर स्केल यूज करके कपड़ा दे दिया आपको, आप लेकर के चले आए। लेकिन जरा सोचिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि उसका जो मीटर स्केल है वो परफेक्ट है। अच्छा चलिए, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसका मीटर स्केल परफेक्ट भी है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसने जो मेजर करके 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर दिया वो बिल्कुल करेक्ट दिया, करेक्ट मेजर किया। मेजर करने में भी वो गड़बड़ी कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, 1 मीटर स्केल है, अगर 1 मीटर स्केल को हम सेंटीमीटर में से मेजर करना शुरू करें, 1 मीटर स्केल को हम 1 सेंटीमीटर से मेजर करना शुरू करते हैं, तो उसको 100 टाइम्स हमको मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब 100 टाइम मेजर करने में कुछ न कुछ एरर आ ही जाता है, कुछ न कुछ गलतियां मेजर करने में हो ही जाती है। तो फिजिक्स ने ऐसा माना कि अगर 1 मीटर स्केल को हम सेंटीमीटर स्केल में मेजर करते हैं तो उसमें 0.1 का एरर हो जाता है, 0.1 सेंटीमीटर एरर हो जाता है। यानी इतना की गलती की संभावना, अगर आप बिल्कुल केयरफुली उसको मेजर करते हैं, अगर थोड़ा सा भी केयरलेस हुए तब तो ज़्यादा की हो सकती है संभावना, लेकिन बिल्कुल केयरफुली मेजर करते हैं तो इस तरह की संभावना है कि उसमें 0.1 का एरर हो जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे फिजिक्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनल यूनिट बनाया, जो भी इंटरनेशनल यूनिट है वो पूरे विश्व में अप्लाई किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। तो जो इंटरनेशनल यूनिट बना, उस इंटरनेशनल यूनिट से ही सब लोग मेजर कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है। देखिए,
फिजिक्स हमको सिखाती है कि लाइफ में हम कितने धोखे में रहते हैं, और इसलिए हमको ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो मीटर स्केल, जो किलोग्राम, जो वाट होता है, या डिफरेंट काइंड्स के जो भी स्केल यूज किए जाते हैं, हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो सामने वाला हमको मेजर करके दिया वो बिल्कुल करेक्ट किया। अब आते हैं हम अपने लाइन में। अगर आप लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, आपको टीचर ने सेंटीमीटर स्केल दे दिया, मीटर स्केल दे दिया, उससे आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं तो लेंथ को मेजर करने में हो सकता है कि कोई, जैसे एमएम स्केल भी होता है, तो एमएम स्केल को मेजर करने में या सेंटीमीटर स्केल को मेजर करने में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेजर करने में कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो ये जो इस तरह की गलतियां होती हैं, इन गलतियों के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग सिंपली कितना एरर किए, मेजरिंग करने में कितना हमने एरर किया, और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि जो एरर मिला वो जो ट्रू वैल्यू है, जो करेक्ट वैल्यू है, उसका कितना परसेंट वो एरर है, जो एरर मिला उसका कितना परसेंट एरर है। तो इस व्यू से हम लोगों को एरर इन मेजरमेंट पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को एरर इन मेजरमेंट पढ़ने के लिए ये महसूस हो रहा होगा कि हाँ, इसे हमें जानना चाहिए। तो लेट अस सी एरर इन मेजरमेंट में हम लोग पहले पढ़ते हैं व्हाट इज एरर, एरर क्या है। तो एरर को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रू वैल्यू हमको कभी भी जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं या किसी चीज को मेजर करने जाते हैं तो हमें करेक्ट वैल्यू मालूम होना चाहिए। हमें सेंटीमीटर स्केल का करेक्ट वैल्यू पता है तो हमने मान लीजिए कि 10 मीटर को मेजर करने जा रहे हैं तो 1 मीटर के स्केल से मेजर करेंगे तो 10 टाइम मेजर करेंगे। अब 10 टाइम मेजर किए तो थोड़ा सा उसमें कम हो गया, तो जो मेजर किए वो आपका मेजरिंग वैल्यू हुआ। जो रियल आपके सामने आया वो मेजरिंग वैल्यू हुआ। होना चाहिए था 10 मीटर लेकिन आया 9.96 मीटर, तो 9.96 सेंटीमीटर आया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आप मेजर करते हैं तो मेजर करने में कितना एरर पाया, कितना फॉल्ट पाया, कितनी गलती पाई, दैट्स कॉल्ड एरर। तो देयरफॉर एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू। तो एक एरर के लिए यहाँ फार्मूला मिल गया है कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू। अब मैंने कहा कि सपोज हम 10 मीटर को मेजर कर रहे हैं, इसको मेजर किए तो हमें 9.9 मीटर और 9.96 सेंटीमीटर मिला। अब 9.96 यानी कि या 9.50 मिला, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 0.05, इतना का एरर मिला। तो ये बातें, इतना गलती हमारा होना चाहिए था 10 मीटर लेकिन हुआ कितना 9.50 हुआ, तो 0.50 का एरर मिला हमें प्राप्त हुआ। तो ये बातें हमें कब पता चली? जब हम ये जानते थे कि ट्रू वैल्यू कितना था और जब हमने मेजर किया तो मेजर करके कितना आया। अब एरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो सिंपली हम लोग एरर को डिफाइन करते हैं, इस एरर को क्लासिफाइड करते हैं। एक कांस्टेंट एरर हो गया, सिस्टमैटिक एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, लिस्ट काउंट एरर हुआ और ग्रॉस एरर हुआ। अब इसमें कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर और ग्रॉस एरर में हम आगे चल करके सिस्टमैटिक एरर को और 4 भागों में क्लासिफाइड करेंगे। सिस्टमैटिक एरर को हम स्पेशली अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझ लें कि जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एरर है ये कैसे कैसे होता है। तो मैं फर्स्ट में आता हूं कांस्टेंट एरर क्या है। कांस्टेंट एरर में देखिए यहाँ द एरर अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट। एज फॉर एग्जांपल
इस तरह का एरर जो होता है, इस टाइप का जो एरर होता है ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ स्केल होता है। यानी यहां पर जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपका स्केल मेजर कर रहे हैं और मेजर करने में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो स्केल के मेजरमेंट में, जैसे हमारा स्केल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का है। अच्छा, अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के जगह पर आ गया वो कितना है, 96 सेंटीमीटर आ गया, 98 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा स्केल देखने से लगेगा कि 100 सेंटीमीटर का है, लेकिन रियल फैक्ट क्या है कि वो 98 सेंटीमीटर का ही है। तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ स्केल। तो जो कांस्टेंट एरर होता है वो अब 96 या 98 सेंटीमीटर का जो स्केल है उससे आप मेजर करेंगे, तो हर बार आप ये समझे कि हम एक मीटर को यानी 100 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हैं, लेकिन हर बार आप 98 सेंटीमीटर को ही मेजर कर रहे हैं। तो ये जो मेजरमेंट में एरर आ रहा है ये कांस्टेंट एरर है। तो इस तरीके से कांस्टेंट एरर हम लोग समझते हैं। सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है, द एरर टेंड टू वन डायरेक्शनल एरर, आइदर नेगेटिव और आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब सिस्टेमेटिक एरर हम लोग उस एरर को कहेंगे जो वन डायरेक्शनल एरर होता है। अगर हमारा स्केल निगेटिव में है, कम है, और हम मेजर करते जा रहे हैं तो हमेशा निगेटिव वैल्यू देते जाएगा। पॉजिटिव में है, प्लस में है, उससे हम मेजर करते जा रहे हैं तो हमेशा प्लस वैल्यू देते जाएगा। तो इस तरह का एरर जो होता है वो सिस्टेमेटिक एरर होता है जो वन डायरेक्शनल होता है। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाता है आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है, द एरर ऑकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम। फिर से एक बार सुनिए, द एरर ऑकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम। अब इसका मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब समझिए, ड्यू टू केयरलेस ऑब्जर्वेशन इन द लैब ऑफ एनी मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल या एमएम स्केल या फिर और भी जो वैल्यू है, जब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे लैब में जाते हैं तो एक ही 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, उसको एमएम में मेजर कर रहे हैं। और मेजर करने में जैसे स्क्रू गेज से हम लोग निकालते हैं डायमीटर किसी वायर का, डायमीटर जब स्क्रू गेज से निकालते हैं तो बहुत से बच्चे होते हैं, लैब में एक बच्चा तो है नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, और उसमें जो पॉइंट में एरर आता है डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट आता है। तो वो बच्चों की गड़बड़ी की वजह से आ जाता है। लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय टीचर ने समझाया, ध्यान से बच्चे ने नहीं सुना, या फिर स्केल में गड़बड़ी है, स्क्रू गेज में गड़बड़ी है, तो उसको लेकर के स्टूडेंट ने मेजर किया है, तो एक ही गलती को बहुत बार रिपीट कर देते हैं। सब हमें मेजर करना है 10 mm, लेकिन किसी का 9.6 mm आ गया, किसी का 9.2 mm आ गया, किसी का 9.5 mm आ गया। तो द एरर विच रिपीटेड मेनी टाइम्स, दैट्स कॉल्ड रैंडम एरर। यानी वैसा एरर जो बार बार ऑब्जर्वर उसको रिपीट कर रहा है, उस गलती को रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट एरर क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा लिस्ट काउंट एरर क्या है। तो देखिए, जब कभी भी जैसे आपको स्फेरोमीटर का, स्फेरोमीटर में जाएंगे तो उसका जो वर्टिकल स्केल होता है वो mm में होता है। अच्छा, उसके बाद उसका गोल राउंड स्फेरिकल का होता है, वो भी आपका mm में होता है। उसको 1 राउंड घुमाते हैं, 2 राउंड घुमाते हैं, 3 राउंड घुमाते हैं, तो उसका जीरो लिस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं। जो वर्टिकल स्केल का जीरो होता है वो जो स्फेरिकल स्केल है उसके जीरो से कॉन्साइड करना चाहिए, मिल जाना चाहिए, तब तो आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर कॉन्साइड नहीं कर रहा है, उससे कम या अधिक हो जा रहा है, तो उसमें एरर है। यानी इस तरह का एरर जो होता है लिस्ट काउंट एरर होता है। यानी लिस्ट काउंट एरर को हम लोग कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी इस टाइप का जो एरर होता है वो आप बच्चे नहीं करते हैं, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है। अब एक आता है ग्रॉस एरर। क्या होता है ग्रॉस एरर? तो देखिए, जब कभी भी बच्चे लैब में जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि 10 mm को मेजर करना है,
और 10 mm को कुछ बच्चों ने 9.6 mm निकाला है, कुछ बच्चों ने 9.8 mm निकाला है, कुछ बच्चों ने 9.2 mm निकाला है। तो सबका एक एवरेज करके हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि क्या होता है, ग्रॉस एरर होता है। तो इस तरीके से हम लोग एरर के बारे में समझते हैं कि एरर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और किस किस टाइप का एरर होता है, इसको हम लोग समझते हैं। नाउ वी आर फर्दर क्लासिफाइड सिस्टमेटिक एरर। अब हम लोग सिस्टमेटिक एरर को क्लासिफाइड कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट हो जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर एंड एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। तो इस हम लोग सिस्टमेटिक एरर में इतनी सारी बातें जानते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं लैब में या कहीं पर भी कोई किसी इंस्ट्रूमेंट से कहीं पर मेजर करने जा रहे हैं किसी चीज को, और आपका इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्ट रीडिंग दे रहा है। आप गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत रीडिंग दे रहा है। तो इस टाइप के एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए जो आपने टेक्निक यूज किया वह टेक्निक ही करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। कभी कभी टीचर क्या करते हैं कि अपना मेथड उसमें घुसेड़ देते हैं, रिजल्ट नहीं आने पर काफ़ी परेशान होते हैं, और बच्चे तो टीचर जिस तरीके से गाइड करता है उस तरीके से चलते हैं। तो जब कभी ऐसा हो कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करने में फॉल्ट आ रहा है, तो थ्रोली उस टॉपिक को फिर से पढ़ना चाहिए कि हम जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या हमारा टेक्निक कहीं जो दिया गया थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उससे बियॉन्ड तो नहीं है, या दोनों में कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उस टेक्निक में अगर गड़बड़ी होती है, तब भी आपका वो जो एरर होता है, जो सिस्टमेटिक एरर में आता है। अब पर्सनल एरर क्या है? आप रीडिंग लेने में बार बार गलती कर दे रहे हैं, आपसे जो मिस्टेक हो जा रहा है, दैट्स कॉल्ड पर्सनल एरर। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। अब एक्सटर्नल कॉजेज में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज में आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बार बार रीडिंग ले रहे हैं। जैसे किसी बार में करंट फ्लो करा दिए, अब उसमें देर तक करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और तब फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, अगर आपका एक्सपेरिमेंट वेरिएट कर रहा है, डेविएट कर रहा है, तो वो एरर जो होता है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज होता है। तो इस तरीके से हम लोग सिस्टमेटिक एरर को क्लासिफाइड करते हैं। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की ट्रिक बताने। बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्या फायदा है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की ट्रिक, उसमें कौन कौन से फार्मूला यूज करते हैं और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटियों के लिए हाउ टू फाइंड आउट द एरर। किस तरीके से हम लोग एरर फाइंड करते हैं, एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए ये बेसिक फार्मूले हैं, ये हम लोगों को जानना चाहिए, ये समझना चाहिए। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में फर्स्ट आपका हो जा रहा है इफ z इज इक्वल टू a प्लस b, दो क्वांटिटी है a प्लस b, देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z दैट इज del z इज इक्वल टू del a प्लस del b। मैं सबका एक एक एग्जांपल दे करके भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले ये फार्मूले हम लोगों को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम लोग निकालते हैं z इज इक्वल टू a प्लस b में। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए फार्मूला हो जाता है आपका del z इज इक्वल टू del a प्लस del b। सिमिलरली हम ये जैसे z इज इक्वल टू a प्लस b है, वैसे z इज इक्वल टू अगर a माइनस b रहता है, यानी निगेटिव रहता है, देखिए यहाँ पॉजिटिव के लिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये मिला del a प्लस del b। अब अगर z इज इक्वल टू a माइनस b कहीं आपको मिलता है, तो इसके लिए भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z दैट इज del z इज इक्वल टू वही सेम फार्मूला हो जाता है del a प्लस del b। अब चलते हैं नंबर 3 पर। अगर मल्टीप्लाई में हो, यानी फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना हो, तो उसके लिए देखिए ये दो क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a इंटू b दैट इज ab। अगर z इज इक्वल टू ab है
दैट मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर अगर हम निकालते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं z इज इक्वल टू एरर के फॉर्म में जब लिखते हैं एरर के फॉर्म में तो डेल z अपन z इज इक्वल टू डेल a अपन a प्लस डेल b अपन b, यानी इसमें जो इनटू है उसको भी हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कैसे बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे आपको। अब जरा देखिए यहाँ पर अगर यहाँ जैसे z इज इक्वल टू a इंटू बी है, वैसे अगर z इज इक्वल टू a बाई बी है तो इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, तो a इंटू बी के लिए भी डेल a प्लस डेल a अपन a प्लस डेल b अपन b हुआ। अब a बाई b के लिए भी सेम फार्मूला मिला, ये दोनों याद रखना है कि a इंटू बी के लिए भी वही होता है और a बाई b के लिए भी वही होता है, डेल z अपन z इज इक्वल टू डेल a अपन a प्लस डेल b अपन b। तो इस तरीके से हम लोग इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब जस्ट इसके बाद हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स इस पर कैसे होते हैं। अब ये देखिए अगर पावर के फॉर्म में हो तो z इज इक्वल टू a टू द पावर n है, ये a टू द पावर n, अगर z इज इक्वल टू a टू द पावर n हो तब मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z के लिए क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z के लिए डेल z अपन z इज इक्वल टू पावर पहले आ जाता है, ये पावर पहले कहीं भी तो डेल z अपन z इज इक्वल टू एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो n, ये पावर पहले आ गया n डेल a अपन a हो गया। अब एक और इस टाइप का एग्जांपल आपका फार्मूला हो गया डेल z इज इक्वल टू अगर a टू द पावर p प्लस इनटू b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r, अगर ऐसा दिया है, देखिए a b c तीन क्वांटिटियां और तीनों पर पावर है p q r पावर है, तब इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, डेल z अपन z एरर के फॉर्म में डेल z अपन z इज इक्वल टू ये पावर पहले आ गया p डेल a अपन a प्लस q डेल b अपन b प्लस r डेल c, यानी कि इसमें नीचे से अगर ऊपर हम लोग ले जाते हैं तो जनरली माइनस हो जाता है, तो नहीं मैक्सिमम पॉसिबल एरर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में नो नेगेटिव ऑल टर्म इज इन पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब जैसे देखिए मैं आपका ये एग्जांपल देने जा रहा हूं, इसके लिए थर्ड वाला एग्जांपल यहाँ पर बहुत सिंपली समझाने जा रहा हूं। मान लीजिए एकदम बिल्कुल इजी वे में मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, ठीक, ए बी सी डी, जिसमें एक स्टूडेंट या जब कोई व्यक्ति कोई भी हो अगर मेजर कर रहा है तो लेंथ को मेजर करने में 2% का एरर कर दिया, लेंथ को मेजर करने में 2% एरर किया और ब्रेथ को मेजर करने में 4% एरर किया, यानी जब उसकी लंबाई मेजर कर रहा था तो उसे 2% एरर हो गया, जब उसकी चौड़ाई मेजर कर रहा था तो 4% एरर होगा। तो इसकी एरिया जब निकालेगा तो लेंथ में 2% और ब्रेथ में 4% अगर एरर हुआ, उससे गलती हुई मेजर करने में, तो जब इसकी एरिया मेजर करेगा तो एरिया में कितना परसेंट एरर मिलेगा, तो एरिया में एरर निकालेंगे तो जानते हैं हम लोग सिंस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होगा। देखिए इस फॉर्म में है, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी के फॉर्म में है। अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एरिया, एरिया अगर निकालेंगे तो डेल ए अपन ए एरिया हो गया और इसको लिखेंगे डेल एल अपन एल प्लस डेल बी अपन बी, तो डेल एल अपन एल की वैल्यू ये है और डेल बी अपन बी की वैल्यू डेल बी अपन बी की वैल्यू ये है, तो दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो गया 2% और यहाँ हो गया 4%, यानी कि टोटल एरर इन एरिया इज 6%, यानी एरिया को मेजर करने में उसने कितना एरर किया, 6% का एरर किया। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां से इसको हटाते हैं, कोई सर्कुलर ट्रैक है, किसी सर्कुलर ट्रैक को मेजर करने में, किसी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस मेजर करने में, ये सर्कुलर है, सर्कुलर ग्राउंड है, सॉरी ट्रैक नहीं सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड की रेडियस मेजर करने में एक व्यक्ति ने 8% का एरर किया, तो इसकी एरिया निकालेगा तो एरिया में कितना परसेंट एरर होगा, तो हम लोग जानते हैं सर्किल के एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर,
अच्छा, पाई न्यूमेरिक वैल्यू है 22/7, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। अब यहाँ पर r स्क्वायर है, यानी a टू द पावर n के फॉर्म में है, r टू द पावर 2 है तो a टू द पावर n के फॉर्म में है। तो इसका हम लोग एरर जब निकालेंगे, एरर इन एरिया डेल a अपॉन a इज इक्वल टू 2 पावर पहले आ गया इनटू डेल r अपॉन r। तो एरिया में रेडियस में कितना परसेंट एरर मिला? 8%। तो इस तरीके से डेल a अपॉन a इज इक्वल टू 2 इंटू 8, यानी कि टोटल 16% एरर इन एरिया निकला। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब इससे रिलेटेड मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, हम अगले न्यूमेरिकल वाले सीक्वेंस में यानी अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन इजी वे रिलेटेड टू द परसेंटेज एरर और सिंपली एरर इन मेजरमेंट। तो अगर हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो फिर आप अपने तरीके से समझें। हमारा प्रयास आपको इजी वे में फिजिक्स को समझाना है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप प्लीज़ लीव माय चैनल। थैंक यू।